हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जो सत्र 2021-22 में कॉमर्स विषय के लिए कक्षा 10 के मॉडल सेट को जारी किया गया था, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। चूँकि 2022-23 का जो क्लास 10th का मॉडल सेट है उसको मेरे चैनल पर दोनों विषय के जो कि एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मॉडल सेट जारी कर दिए गए। उसको पढ़ने के बाद आप में से ही कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर प्रीवियस ईयर का भी मॉडल सेट डाला जाए, तो आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट को लेकर के आया हूं, जो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय के तत्व से संबंधित है। तो अभी तक आप चैनल पर जुड़े हुए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही मॉडल सेट देखने के लिए या कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। तो आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, एक फर्म जिसके अधिक ग्राहक हो उसके लिए उपयुक्त है। ए फर्म विच हैज़ मोर कस्टमर सुटेबल फाइल सिस्टम इज। तो जो बड़ी फर्म होती हैं जिसके अधिक कस्टमर होते हैं उसके लिए जो है खड़ी फाइल प्रणाली, वर्टिकल फाइल सिस्टम जो है अधिक उपयोगी है। खड़ी फाइल प्रणाली ऐसी फाइल प्रणाली होती है जिसमें फाइलें जो होती हैं ऐसे खड़ी अवस्था में दराजों में या अलमारियों में रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम खड़ी फाइल प्रणाली कहते हैं। लेटी फाइल प्रणाली जो होती है उसमें फाइल हमारी ऐसी लेटी अवस्था में यानी क्षैतिज एक के ऊपर एक फाइल रखी जाती है, और खड़ी फाइल में बताई दिए मैं ऐसे ऐसे खड़ी अवस्था में रहती है, ठीक है। तो खड़ी फाइल प्रणाली जो होती है वो बृहद स्तर पर की जाती है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, एक पुस्तकालय हेतु श्रेष्ठ अनुक्रमणिका है। तो एक पुस्तकालय के लिए जो है कार्ड अनुक्रमणिका जो है वो श्रेष्ठ अनुक्रमणिका है। कार्ड इंडेक्सिंग जो है वो श्रेष्ठ अनुक्रमणिका है। इंडेक्सिंग वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे। कार्ड अनुक्रमणिका क्या होता है? ये जो होता है एक छोटे छोटे ऐसे कई कार्ड बने होते हैं चौकोर, जिन पर संक्षेप में फोल्डर का नाम लिखा होता है। इसी के आधार पर हम आसानी से कोई भी फोल्डर या फाइल आसानी से निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जमा स्वीकार करना बैंक का कार्य है, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज फंक्शन ऑफ बैंक। तो जमा स्वीकार करना जो है बैंक का वो प्राइमरी वर्क है, प्राथमिक कार्य, ठीक है। बैंक वैसे 4 कार्य करते हैं। पहला जो होता है वो प्राथमिक कार्य, फिर सहायक कार्य, फिर एजेंसी संबंधी कार्य और अन्य कार्य। तो यहाँ पे बात है प्राथमिक कार्य की। प्राथमिक कार्य 2 होते हैं। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत 2 आते हैं। पहला होता है जमा स्वीकार करना और दूसरा उधार देना। तो इसको याद रखेंगे। अभी इससे रिलेटेड वीडियो मैंने कल ही जारी किया है, अगर आपने नहीं देखा उसको तो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी नेशनलाइज्ड बैंक आर देयर इन इंडिया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं। भारत में चूँकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में केवल और केवल 12 यानी 12 ही रह गए हैं, चूँकि ऑप्शन में कोई 12 है ही नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि भारत में सबसे पहले जो व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो एसबीआई का हुआ था। सबसे पहले किसका राष्ट्रीयकरण हुआ था? एसबीआई का। ये एसबीआई का राष्ट्रीयकरण सन 1955 में हुआ था, जुलाई 1955 में। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को 19 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी 19 नहीं 14, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। कुल 19 जुलाई 1969 को कुल 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी कुल पूंजी जो है 50 लाख करोड़ से अधिक थी, ठीक है। उसके बाद 1980 में दूसरी बार कुल 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी कुल जमा पूंजी 2 लाख करोड़ से अधिक थी, ठीक है, 2 लाख करोड़। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी आधार पर आपको 4-5 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। तो 1980 में 6 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों की 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके आधार पर अब आप काउंट करिए कि कितने कुल बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1 एसबीआई प्लस 14 बड़े बैंक, फिर जो है कि 6 बड़े बैंक, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखें तो 21 हुआ, लेकिन कहीं कहीं देता है कि एसबीआई समूह के 8 बैंक। तो एसबीआई समूह के 8 बैंक लेंगे तो कुल बैंकों की संख्या फिर हो जाएगी हमारी 29। तो इस आधार पर हम देखें तो 29 हो जाएगा, ठीक है। इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए 29। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अगर पूछा जाए
तो वो केवल और केवल 12 है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस खाते में अधिकर्ष की सुविधा देता है? बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन विच ऑफ दिस अकाउंट्स। तो आप जानते हैं अधिकर्ष की सुविधा बैंक केवल और केवल चालू खाते यानी करंट अकाउंट पर ही देता है। अधिकर्ष को हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी ऐसी सुविधा जो आपके खाते में अगर मान लीजिए बैलेंस नहीं है यानी जीरो बैलेंस है, फिर भी आप अपने अकाउंट से कुछ राशि मान लीजिए 10,000 रुपये आपने निकाल लिया, तो ये 10,000 क्या है? ओवरड्राफ्ट यानी माइनस वाला बैलेंस है। तो ये व्यवस्था जो है बैंक केवल और केवल अधिकर्ष वाले खातों पर ही देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई है? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन ऑर्गन ऑफ ऑफिस। तो कार्यालय जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं आप जानते होंगे। पहला चैप्टर वाला है कार्य प्लस आलय, ठीक है। कार्य प्लस आलय ये 2 वर्ड हैं जिससे मिलकर के कार्यालय शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं? विच वन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस। तो कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है? पत्र प्राप्त करना ये व्यावसायिक कार्यालय का कार्य है। पत्र प्रेषण करना ये भी कार्यालय का कार्य है। नस्तीकरण ये भी कार्य है। चूंकि निर्णयन देखिए, ये निर्णयन टू मेक डिसीजन ये जो है व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं, ये जो है मैनेजमेंट का वर्क है। तो 7 का डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार किसने किया? तो कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार जो हुआ था वो एबे जीन रोजियर के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के निवासी थे आपको पता होगा। अगर नहीं पता था तो इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये फ्रांस के थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको याद रखें, बार बार परीक्षा में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पत्र की 2 प्रतियां लेने के लिए उपयुक्त विधि है? सुटेबल मेथड टू क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ लेटर इज। तो किसी भी पत्र की 2 प्रतियां लेने के लिए सबसे सुटेबल जो है वो कार्बन द्वारा यानी बाई कार्बन, इसके द्वारा आप 2 प्रतियां आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुप्रतिलिपिकरण की सबसे पुरानी विधि टू ओल्डेस्ट मेथड ऑफ डुप्लीकेटिंग इज। तो बहुप्रतिलिपिकरण की जो सबसे पुरानी मेथड है वो है जिलेटिन प्रणाली। ये इस साल के मॉडल सेट में भी आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, आने वाले पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो आने वाले पत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वे 2 प्रकार कौन होते हैं? व्यक्तिगत पत्र और व्यापारिक पत्र, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, व्यक्तिगत और व्यापारिक। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। फोल्डर इज यूज्ड इन। तो जो फोल्डर होता है उसका प्रयोग फोल्डर जो होता है उसका प्रयोग शैनन फाइल प्रणाली के लिए किया जाता है। शैनन फाइल जानते हैं, लेटी हुई फाइल प्रणाली की सबसे व्यवस्थित और बड़ी फाइल प्रणाली है। लेटी फाइल प्रणालियों में ये आधुनिक है शैनन फाइल प्रणाली, और इसके लिए फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रोटरी मशीन से प्रतिलिपि उपयोगी है। रोटरी मशीन से प्रतिलिपि उपयोगी है। कॉपिंग बाय रोटरी मशीन इज यूजफुल फॉर। तो जो रोटरी मशीन है वो बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी है, यानी बिग ट्रेडर्स, ठीक है। ये बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी है। रोटरी मशीन आप जानते होंगे, प्रतिलिपि वाले चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े होंगे तो उसको देखिएगा। इसको हिंदी में चक्राकार मशीन भी कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑफसेट द्वारा एक समय में अधिकतम संख्या में कितनी नकल ली जा सकती है? तो जो ऑफसेट मशीन है उसके द्वारा एक समय में यानी 1 मिनट में 50,000 प्रतियां ली जा सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज मेड एट टाइम ऑफ ऑफसेट। तो ये 50,000 है। एक समय में इतनी प्रतियां आसानी से ली जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आने वाले पत्रों को किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इनवर्ड लेटर्स आर रिसीव्ड बाय होम। तो जो आने वाले पत्र होते हैं उनको हम अपने पोस्टमैन के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं, और चपरासी के थ्रू भी हम पोस्ट ऑफिस में भेज करके मंगा सकते हैं। तो दोनों मेथड उपयोगी है, यानी डाकिया एवं चपरासी दोनों, बोथ प्यून एंड पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस। जो व्यापारिक कार्यालय है उसका जो मुख्य कार्य है वो
सूचना प्रदान करना, सूचना व्यवस्थित करना, अभिलेख तैयार करना, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी व्यापारिक कार्यालय के जो है मेन वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्यापारिक बैंकों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो जो व्यापारिक बैंकों को कितने भागों, यानी इन हाउ मैनी पार्ट्स कॉमर्शियल बैंक कैन बी डिवाइडेड। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 4 पार्ट में हम व्यापारिक बैंकों को डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस खाते पर बैंक ब्याज नहीं देती? ऑन विच अकाउंट बैंक डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट। तो जो चालू खाता होता है आप जानते ही हैं, इस पर बैंक जो है ब्याज नहीं देती है। ठीक है, बैंक जो है इस पर ब्याज नहीं देती। ये प्रश्न अभी इसके पहले भी आया हुआ था। तो जो चालू खाता आप जानते हैं, करंट अकाउंट, इस पर बैंक ब्याज नहीं देती, कभी कभी तो ब्याज के नाम पे कुछ चार्ज ले भी लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 प्रश्न की, बहुप्रतिलिपीकरण में मुख्य प्रति यानी इन डुप्लेटिंग इन द मेन कॉपी इज, ग्राहक को भेजते हैं, सेंड टू द कस्टमर, बेकार हो जाती है, बिकम्स वेस्ट, फाइल कर दी जाती है, बी फील्ड, बेच दी जाती है, सोल्ड। तो जो बहुप्रतिलिपीकरण की मुख्य प्रति होती है उसको हम फाइल कर दी जाती है, इसको हम अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पत्र होते हैं वे मुख्यतया 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पत्र होते हैं वे 7 प्रकार यानी 7 टाइप से होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर? तो 7। क्वेश्चन नंबर 21, व्यापारिक कार्यालय के विभाग हैं। तो व्यापारिक जो कार्यालय है उसके विभाग कौन कौन से हैं? डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑफिस आर। तो व्यापारिक कार्यालय के जो विभाग हैं उसको आप देख लीजिए, ये आप पढ़े होंगे, पहले चैप्टर में दिया हुआ है। लेखा विभाग, ये व्यापारिक कार्यालय के विभाग हैं। ठीक है, रोकड़ विभाग ये भी है, पत्र व्यवहार विभाग ये भी है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का डी, जो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो आप ऑप्शन डी पर टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोत्तम लेटी फाइल प्रणाली कौन सी है? सर्वोत्तम लेटी फाइल प्रणाली कौन सी है? तो अभी इसको हम दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में ही आपको चर्चा कर चुके थे कि लेटी फाइल प्रणाली क्या होती है। यानी इसमें जो पत्र होते हैं क्षैतिज होते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और इनमें जो है शैनन फाइल प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। शैनन फाइल प्रणाली क्या होती है, इसको संक्षेप में समझते हैं हम लोग। एक अलमारी होता है जिसमें कई दराज होते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार उन दराजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, और दराज पर जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का ABCD या तो हिंदी वर्णमाला का क ख ग घ लिखा जाता है, और उस नाम के पहले अक्षर के आधार पर हम उसी दराज में उस पत्र को रखते हैं। तो इससे पत्रों को आसानी से जो है फाइल करने में सुविधा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? इस क्वेश्चन को भी मैं ऊपर ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो आपको पता होगा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इन विच ईयर बैंक वेयर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पूछता है कि सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आप वहां पर जवाब दीजिएगा SBI। लेकिन अगर केवल और केवल बैंक है तो उससे भी पहले आपका आंसर आ जाएगा RBI, जो 1949 में ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और SBI जो है 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डाकघर बचत खाता कितने समय में मृत मान लिया जाता है? इन हाउ मच टाइम ए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज कंसिडर्ड इन कॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो 24 जो है डाकघर बचत खाता योजना कितने समय में मृत मान लिया जाता है? तो ये है 24। ठीक है, 24 का जो है B 5 वर्ष 5 ईयर्स। ओके, 5 ईयर्स में इसको मृत मान लिया जाता है। इसको कहीं कहीं आप पढ़ेंगे तो 3 वर्ष भी दिया होगा, 3 वर्ष, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है वो 5 वर्ष ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर सावधि जमा योजना कब प्रारंभ की गई? यानी व्हेन वाज पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम स्टार्टेड। तो डाकघर सावधि जमा योजना जो है 1979 यानी 1979 में इसका प्रारंभ हुआ था। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यापारिक संस्था के लिए योजना कौन सा विभाग बनाता है? विच डिपार्टमेंट प्रिपेयर प्लान्स फॉर ए बिजनेस कंसर्न? तो ये आप जानते होंगे कि योजना जो होता है वो कौन सा विभाग बनाता है? प्लानिंग विभाग। ये प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है यही बनाता है योजना व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, पत्र प्राप्ति पुस्तक में क्या नहीं होता? तो जो पत्र प्राप्ति पुस्तक होता है उसमें डेट तो होता ही है, सब्जेक्ट भी होता है, भेजने वाले का नाम भी होता है, नेम ऑफ सेंडर, यानी पाने वाले का नाम पत्र प्राप्ति पुस्तक में नहीं होता। यानी हम खुद का नाम खुद के रजिस्टर में क्यों लिखेंगे? तो ये सोचने वाली विषय है। तो 27 का जो है डी वो है सही जवाब है। विच इज़ नॉट मैंशनड इन इनवार्ड लेटर रजिस्टर, तो हो जाएगा नेम ऑफ रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 28, कौन सा विभाग ऑर्डर देने का काम करता है? विच डिपार्टमेंट प्लेसेस ऑर्डर? तो ऑर्डर देने का काम कौन सा करेगा? माल खरीदने वाला जो डिपार्टमेंट है यानी क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट जो है वही, उसी को माल खरीदना है तो माल वही खरीदेगा, तो ऑर्डर भी तो क्रय विभाग ही देगा। ठीक है, ये आप कार्यालय के जो विभाग हैं उसमें आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। क्रय विभाग माल के खरीदने से संबंधित है, विक्रय विभाग माल के बेचने से संबंधित है, योजना विभाग व्यवसाय की योजना से संबंधित, और पैकिंग विभाग माल के पैकिंग करने से संबंधित है। तो क्रय विभाग ही माल के क्रय का ऑर्डर देता है। ठीक है, यानी विच डिपार्टमेंट प्लेसेस ऑर्डर, तो हो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, नस्तीकरण का उद्देश्य है? ऑब्जेक्ट ऑफ फाइलिंग इज, तो नस्तीकरण का जो उद्देश्य है वो है न्यायालय में साक्षी, प्रूफ इन कोर्ट, मतभेदों का निपटारा, सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट। उसके बाद है ऑप्शन सी, ग्राहकों को स्मरण भेजना या स्मरण कराना, रिमाइंडर टू कस्टमर, और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी जो है वो सुटेबल है, सही है, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा श्रृंखला अनुक्रमणिका का गुण नहीं है? विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस इंडेक्सिंग। तो श्रृंखला अनुक्रमणिका आप जानते हैं ऐसी अनुक्रमणिका जिस पर पेजिंग नंबर या पेज का डिटेल लिखा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम वर्तमान में पेज नंबर 20 पर अनुक्रमणिका बनाए हैं, तो इसके ठीक इसी ग्राहक का ठीक आगे और पीछे का डिटेल और तिथि यानी पेज नंबर लिखा रहेगा और नीचे डेट लिखा रहेगा। इसमें भी ऊपर पेज नंबर नीचे डेट, यानी उसके अगले और पिछले का डिटेल होता है इसमें, यानी एक कड़ी जुड़ी होती है, जिसलिए इसको हम श्रृंखला अनुक्रमणिका कहते हैं। तो श्रृंखला अनुक्रमणिका जो है उसकी जो है कि कौन सी गुण नहीं है? तो श्रृंखला जो अनुक्रमणिका है वो उपयोगी है, यूजफुल है, सरल है, सिंपल है, संदर्भ ग्रहण कराती है, रेफरेंस जैसा कि भी आपने बताया आगे और पीछे की भी जानकारी देती है। श्रृंखला अनुक्रमणिका महंगी नहीं है, ये मितव्ययी होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है कॉस्टली, ये सही नहीं है, यानी ये अनुक्रमणिका का गुण नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कौन सा एक आदर्श प्रतिलिपि का गुण है? विच वन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉपी। तो आदर्श प्रतिलिपि का गुण क्या होना चाहिए? उसमें क्या होना चाहिए? आदर्श प्रतिलिपि में सबसे पहला जो प्रमुख है वो है गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि गोपनीयता बहुत जरूरी है। ठीक है, कठिनाई नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, बेलोचदार नहीं होगा, वो लोचदार होनी चाहिए। इसमें ये भी जो है ऑप्शन डी स्वच्छता या नीटनेस, ये भी सही है, लेकिन चूंकि कौन सा एक आदर्श प्रतिलिपि का गुण है तो गुण में गोपनीयता ज़्यादा सही है। स्वच्छता भी जरूरी है लेकिन गोपनीयता परम आवश्यक है। ठीक है, तो आप स्वच्छता को न ध्यान में रखें, केवल और केवल गोपनीयता पर ही टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 32 है, उर्दू भाषा के लिए उपयुक्त बहुप्रतिलिपिकरण प्रणाली कौन सी है? विच इज सुटेबल डुप्लीकेटिंग मेथड ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो जो उर्दू लैंग्वेज है उसके लिए आप जानते होंगे ये क्वेश्चन जो है इस साल के भी मॉडल सेट में आया है, इसको मैंने जारी किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो लिथोग्राफ प्रणाली है, लिथोग्राफ, ये जो है उर्दू भाषा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो 32 का ऑप्शन बी करेक्ट है।
अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण कौन सा बैंक देता है? विच बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज? तो जो उद्योग होते हैं उनको व्यापारिक बैंक ऋण देते हैं, लेकिन वो ऋण जो होती है अल्पकालीन होती है। बचत बैंक बहुत कम देते हैं और सहकारी बैंक भी देते हैं तो कम ही अवधि के लिए, यानी मध्यम अवधि कह लें। लेकिन जो औद्योगिक बैंक होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक, ये उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। तो इनकी जो स्थापना ही हुई थी औद्योगिक बैंक की, वो उद्योगों को विकास कराने, उनको गति प्रदान करने के लिए ही इनकी स्थापना हुई। तो जो औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक हैं, इनका ही उद्देश्य होता है उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। जैसे औद्योगिक बैंक, जैसे आप नाम सुने होंगे ICICI, ये नाम सुने होंगे। तो ये औद्योगिक बैंक का एक बड़ा बैंक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट। इसका पूरा नाम आप नोट कर लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद एक और बैंक का नाम आता है जो हमें, वो जो है IDBI। ठीक है, ये भी औद्योगिक विकास बैंक ही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पूरा नाम याद रखेंगे। एक होता है SIDBI, जिसको हम लोग बोलते हैं SIDBI। ये भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक छोटा रूप है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये औद्योगिक बैंक हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंदिरा विकास पत्र योजना कब बंद कर दी गई? व्हेन वाज इंदिरा विकास पत्र योजना विथड्रॉन? तो इंदिरा विकास पत्र जो योजना थी वो 1999 में क्लोज कर दी गई, यानी 1999 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, डाकघर बचत खाते में कम से कम कितनी राशि जमा कर सकते हैं? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट? तो जो डाकघर बचत योजना है उसमें हम 20 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं और 20 रुपये कम से कम जमा कर सकते हैं। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे अधिक ब्याज किस खाते पर मिलता है? हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन विच अकाउंट? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो स्थायी जमा खाता है यानी फिक्स डिपॉजिट, इस पर जो है ब्याज की दर जो है सबसे अधिक होती है। इस पर मैंने कल ही वीडियो जारी किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें मैंने स्पष्ट बताया कि जो सबसे अधिक ब्याज की दर होगी वो FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर ही होगी, और सबसे कम ब्याज की दर जो होगी वो करंट अकाउंट। ठीक है। तो जो CA अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, उस पर सबसे कम, और जो FD होता है फिक्स डिपॉजिट, उस पर सबसे ज़्यादा। यानी ये टॉप लेवल का है और ये लो लेवल का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस बैंक की दर सबसे अधिक होती है? हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज बाय विच? तो किस बैंक की ब्याज दर जो है सबसे अधिक होती है? तो वो है कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक। इनका जो है ब्याज दर वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। ब्याज दर जो है कॉमर्शियल बैंक का यानी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही चार्ज करते हैं बैंक, ब्याज दर बहुत तगड़ा लगाती है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 38, प्रतियां गिनने के लिए अंक सूचक घड़ी किस यंत्र में होती है? इन विच मशीन अ लॉन्ग वॉच इज इंस्टॉल्ड टू काउंट कॉपीज? यानी यहाँ पर ये बात कर रहा है कि जब हम प्रतिलिपिकरण या बहुप्रतिलिपिकरण करते हैं तो एक ऐसी मशीन जिसको हम लगा दें और उसका प्रयोग करने से हमें अलग से कॉपी गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमने कितनी कॉपी की है। ये मशीन ही आपको काउंट करके बता देगी कि ये आपकी इतनी प्रतियां कॉपी हो गई हैं। तो ये जो रोटरी मशीन है इसमें जो है अलोंग वॉच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये अलोंग वॉच यानी जो है अंक सूचक घड़ी, ये इसमें लगाया जाता है ताकि प्रतियों को आसानी से गिना जा सके। अगला है, निम्न में से किस विधि को न्यायालय मान्यता देती है? विच ऑफ दिस मेथड इज कंसिडर्ड वैलिड बाय द कोर्ट? यानी ऐसा कौन सा मेथड है जिसको न्यायालय में मान्यता प्रदान है? तो न्यायालय जो है केवल और केवल फोटोस्टेट, ठीक है, फोटोस्टेट मेथड को ही
न्यायालय में मान्यता प्रदान है। बाकी हाथ से प्रतिलिपि और कार्बन प्रतिलिपि इसको न्यायालय मान्यता नहीं देती है। तो फोटो स्टेट मेथड न्यायालय में मान्य है। अब हम लोग आगे लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। कल ठीक इसी समय 6:30 बजे बही खाता तथा लेखा शास्त्र यानी ये जो है आपका खंड ब, इसके क्वेश्चन को जारी किया जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मेरा विषय है तो मैं बही खाता तथा लेखा शास्त्र क्यों पढ़ूं। तो आपको बता दें कि पिछले वर्ष जो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस और बही खाता तथा लेखा शास्त्र दोनों विषय के क्वेश्चन को मर्ज करके पेपर बनाया गया था। तो अगर वैसी कंडीशन आ गई उसके लिए आप तैयार रहिए, यानी आपके पास प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। तो आप दोनों मॉडल सेट को पढ़ के तैयार रहें। कहीं से भी प्रश्न आया और उसका आप आसानी से उत्तर दे लें। आइए अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं फटाक से। नस्तीकरण प्रणाली का चयन करते समय किस बात को ध्यान में रखा जाता है? विच फैक्टर इज केप्ड इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग सुटेबल सिस्टम ऑफ फाइलिंग। तो जब हम नस्तीकरण की कोई विधि का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पत्रों की संख्या को ध्यान में रखना होगा, सुरक्षा या सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे, स्थान की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। तो इन तीनों बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे। यदि हमारा जो व्यापार है वो बड़ा है, पत्रों की संख्या बड़ी है, तो हम खड़ी फाइल प्रणाली को अपनाएंगे। सुरक्षा चाहिए, गोपनीयता चाहिए, तो ऐसी फाइल प्रणाली को अपनाएंगे जिसमें पत्र या सुरक्षित हो, उसको कोई व्यक्ति आसानी से न देख सके, न चुरा सके। फिर है स्थान की उपलब्धता, यानी हम ऐसे स्थान देख लेंगे कि हमारे पास वो फाइलिंग व्यवस्था रखने के लिए पर्याप्त जगह है भी या नहीं है। तो इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम नस्तीकरण का चयन करने के लिए जो है उपयुक्त विधि का चयन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।